संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, संधान के इस विशिष्ट क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम पूर्व छायावाद की कविता की विकास यात्रा पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छायावाद के कवि और उनकी उपलब्धियां। पहला प्रश्न उठता है कि छायावाद क्या है, छायावाद का समय क्या है, छायावाद के पहले कवि कौन है और छायावाद का अंत कब होता है, यानी उसकी सीमाएं और उसकी उपलब्धियां और उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर आज हम आपके साथ आए हैं। हमारे साथ हैं रामशंकर जी पुजारी, जो आपको बात करेंगे आपसे। छायावाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा जीवंत कालखंड है कि जो अपनी विशेषताओं के लिए आज भी उतना ही लोकप्रिय है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आधुनिक हिंदी साहित्य में दूसरा कोई समय नहीं है उतना। इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, अपनी कुछ खास रचनाएं हैं, अपने कुछ खास कवि हैं। ये कवि ऐसे हैं, ये रचनाएं ऐसी हैं जिनका प्रभाव आज के साहित्य में आज भी हम उसी प्रकार देखते हैं। ये रचनाएं हमेशा के लिए जीवंत हैं और इसीलिए संभवतः इस काल को जीवंत कालखंड भी कहा जाता है। छायावाद का समय अगर आप देखें हिंदी साहित्य में, तो समय जो है वो 1918 से लेकर के 1936 तक अधिकांश विद्वान इसी समय को मानते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य में इसका आगमन जो है वो द्विवेदी युग की कविता के विरोध में आया। वैसे हर काल जो है अपने पूर्व काल के विरोध से संघर्ष करके ही एक नए रूप में आता है। तो जब छायावाद को देखते हैं तो वो भी जो है द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता अर्थात कि द्विवेदी युग में कविता का मुख्य जो उद्देश्य था वो था उपदेश देना, सुधार की भावना। इस उपदेश की भावना के लिए, सुधार की भावना के लिए द्विवेदी युग की कवियों ने आख्यान परक रचनाएं लिखी, जिनमें कोई कथा होती थी, रामायण से हो, महाभारत से हो, पौराणिक ग्रंथों से हो। इन रचनाओं में एक कथा होती थी, आख्यान, जिसके कारण कविता जो है वो नीरसता या शुष्कता उसमें आने लगी। इसी इतिवृत्तात्मकता का विरोध छायावादी कवियों ने किया और एक नए लोक में, एक स्वच्छंद लोक में इसी वृत्तात्मकता से बाहर निकलकर कविता को एक नए धरातल पर स्थापित किया। मैडम, कुछ लोग जो हैं इसको कहते हैं कि छायावाद जो है वो कल्पना लोक है, पलायनवाद है, वास्तविकता से पलायन है। कभी किसी वो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे धीरे धीरे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ये पलायन नहीं है, बल्कि एक दूसरे लोक की यात्रा है मैडम जी। इस लोक में तो हैं ही कवि, लेकिन वो एक दूसरे लोक की भी, एक अनंत लोक की यात्रा करते हैं, उसको हम पलायन नहीं कहेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये इस नज़रिए से भी जो है इस साहित्य को, छायावादी साहित्य को देखा जाना चाहिए। रामशंकर जी, शायद ऐसा भी है कि कुछ निराशा के पलों में कुछ कविताएं लिखी गई हों, तो इससे हम सारे के सारे कालखंड को पलायनवादी काव्य की प्रवृत्ति के रूप में चित्रित नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर जीवंतता है, जहाँ पर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा कविताएं कर रहे हैं और वो समाज को भी ध्यान में रखकर लिखी गई हैं और वो कविता का श्रेष्ठ रूप भी है, प्रौढ़तम रूप हमें देखने को छायावाद में मिलता है। क्योंकि जो सामाजिकता, जो उपयोगितावाद था द्विवेदी युग में, या कहाँ सोए केशव, भारतेंदु की जो बात थी, तो राष्ट्रीयता भी है इसमें, सामाजिकता भी है और काव्य में कल्पना का तत्व भी अधिक है। क्योंकि ये छायावादी कवियों का ऐसा मानना है कि काव्य जो है वो अधखुला होना चाहिए, उसे खोलने की प्रक्रिया जो है वो पाठक को करनी है। कवि स्वयं उसे खोलकर आपके सामने जब रख देता है
तो उस कविता का सारा नीरसता, मर्म हाँ, खत्म हो जाता नीरसता या है। इसलिए उसमें जो है। उसमें सरसता, मधुरता और थोड़ी रहस्यात्मकता का पुट जो है हमें छायावादी कविता में देखने को मिलता है। यही मैं कह रहा था कि जो इतिवृत्तात्मा आपने जो कहा कि एकदम खुल जाती थी कविता जी। उस आख्यान परकता के कारण, तो इन कवियों को ऐसा लगा कुछ सूक्ष्मता होनी चाहिए, कुछ जो है कविता में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि पाठक थोड़ा सा प्रयत्न करे। और इसी के लिए कवि जो हैं वो, आपने कहा, सही कहा कि वो पलायन नहीं है, हम पूरे युग को पलायनवादी नहीं कह सकते, बल्कि मैंने इसीलिए पहले उसको कहा कि वो पलायन नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्मता, इसमें कुछ सौंदर्य भावना लाने के लिए कवियों ने इस लोक के अलावा एक दूसरे लोक की भी यात्रा की। आइए देखते हैं कि छायावाद का जो है ये नामकरण भी बड़ा चर्चित रहा और विवादास्पद रहा कि छायावाद आखिर नाम क्या है। तो इस नामकरण के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि 1920 और में श्री शारदा और 1921 में सरस्वती नाम की जो उस समय की पत्रिकाएं थीं, उनमें 2 लेख छपे थे और लेख का शीर्षक था हिंदी में छायावाद और उसके लेखक थे मुकुटधर पांडे और डॉक्टर सुशील कुमार। तो इसीलिए जो है मुकुटधर पांडे को जो है इस नामकरण का श्रेय दिया जाता है। अब ये तो नामकरण हुआ, ये इन कुछ परिभाषाओं में भी कुछ विद्वानों ने इसे बांधने का प्रयास किया है, परिभाषाओं के द्वारा छायावाद को समझाने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं में हम देखते हैं तो सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा हमारे सामने है। नगेंद्र ने जो है छायावाद को कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये अभी हमने जो बातें की ये उसी संदर्भ में इस परिभाषा मेरे ख्याल से वो ये जो बात हम कर रहे थे कि द्विवेदी युग में उपदेशात्मक काव्य लिखे गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी का खास जो मकसद था वो ये था कि समाज को जगाना, लोगों को जागृत करना, क्योंकि वो मांग भी थी। सामाजिक दूसरे एक आदर्श को प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। दूसरा उनका उद्देश्य जो था वो भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करने का। इसलिए वो इस तरह की कविताएं करना पसंद करते थे। कुछ ऐसा मर्म होना चाहिए जो उनकी बात थी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो बात थी, तो स्थूल तो वो है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे साकेत की बात हो, चाहे यशोधरा की बात हो, कह माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमाने। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ये राहुल यशोधरा से बात कर रहा है और सिद्धार्थ की बात कही जा रही है, गौतम बुद्ध की बात है। ऐसा खुलापन छायावाद में नहीं है। इसी को हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं, जहाँ कविता जो है धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते मन के अंतरतम तक और उसकी अंतर आत्मा तक पहुँचने का प्रयत्न करती है, वो छायावाद है। दूसरी परिभाषा हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है, उसे छायावाद कहा जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा में आप देखिए कि उस अनंत और अज्ञात को आलंबन बनाना, जिसको रहस्यवाद की संज्ञा भी दी जाती है। और दूसरी चीज़ इस परिभाषा में हम देखते हैं कि चित्रमयता है, चित्रात्मकता, ये छायावाद की विशेषताएं जब हम आगे देखेंगे उनमें ये सारी परिभाषाएं जो हैं उनमें जो तत्व हैं उसके। और तीसरी चीज़ इसमें है प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना। तो ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा थी। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है और उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा, आप देखिए कि क्या है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। अब ये रहस्यात्मकता जिसे हम रहस्यवाद का नाम देते हैं, भक्ति काल में जिसे हम रहस्यवाद का नाम देते हैं, उसे हम आधुनिक काल में छायावाद कह सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद की एक परिभाषा और देखिए कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है। उन्होंने क्या कहा, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अब ऊपर की जो रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखी, जो राम कुमार वर्मा की परिभाषा देखी, यह परिभाषा भी उससे मिलती जुलती है।
तो इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करते। और इसके बाद छायावाद के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और बड़े कवि माने जाते हैं, स्वयं छायावादी कवि के रूप में जो स्थापित हैं, उन्होंने भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। वैसे पंत ने, महादेवी वर्मा ने भी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की परिभाषा हम देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की किसी सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, तब वैसी रचनाओं को छायावाद कहा जाता है। अब देखिए इस परिभाषा में वो कुछ नए और चीज़ें ले आए जी, निजी अनुभूति इसमें, हाँ, निजी अनुभूति आई और वेदना आया। दुख और वेदना जो छायावाद की एक बड़ी प्रवृत्ति है, तो इसमें और अंत में हम प्रवृत्तियाँ की जब चर्चा करेंगे तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर इनमें जो जो चीज़ें आती हैं, इन्हीं के आधार पर उनकी चर्चा हम करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की परिभाषा, और इसके बाद देखिए ये महादेवी वर्मा की भी परिभाषा है कि कवि के व्यक्ति रूप में अनुभूत भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति छायावाद है। इसमें स्वच्छंदता को उन्होंने प्रधानता दी। और सबसे अच्छी परिभाषा तो मुझे बहुत छोटी और अच्छी जो लगती है वो डॉक्टर देवराज की परिभाषा है। ये देखिए कि 3 मुद्दे हैं और 3 मुद्दे में सारी चीज़ें वो समावेश कर लेते हैं कि छायावाद गीति काव्य है, छायावाद प्रकृति काव्य है और छायावाद प्रेम काव्य है। अब इसमें प्रेम, अब प्रेम में संयोग वियोग सब प्रकृति और आलंबन उद्दीपन सब कुछ आता है, मानवीकरण या जो कुछ है वो प्रकृति आ गया, और संगीतात्मकता, गीता, हाँ, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मुझे तो ये परिभाषा जो है एकदम सटीक, और विद्यार्थियों के लिए, चूँकि हमारे विद्यार्थियों को लिए विशेष रूप से ध्यान में रख करके ये व्याख्यान हम कर रहे हैं, तो विद्यार्थी अगर इससे लाभान्वित होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और ये कुछ परिभाषाएं हमने देखी। अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाए, कौन कवि है जिसको छायावाद की शुरुआत, जिसने इसका प्रचलन किया, इसे प्रवर्तक। तो उसमें जो है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। सन 1913 और 14 में इंदु में प्रकाशित उनकी कविताओं से छायावाद का प्रवर्तन माना जाता है। इसलिए जो है कि छायावाद को हम निस्संदेह जो है, और सभी विद्वानों ने एक मत होकर के इनको छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। अब प्रवर्तन हो गया, इसके बाद इसके प्रतिनिधि कवि जिनके संदर्भ में हमको बात करनी है। वैसे तो कवियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख कवियों में 4 लोगों का नाम आता है जो प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा के लोकप्रिय नामों से जाने जाते हैं। लेकिन उनके पूरे नामों को अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए एक एक कवियों का थोड़ा सा परिचय ले लें और उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो बनारस में, जो काशी में 30 जनवरी 1890 और मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 को काशी में ही हुई। और इनकी प्रसिद्धि जो है वो कामायनी महाकाव्य के द्वारा है। और ये कामायनी जो है छायावाद और उससे भी है, लेकिन कामायनी उनका श्रेष्ठ महाकाव्य। दूसरी रचनाएं हम और देखते हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि है उनकी वो कामायनी के लिए इसलिए है कि कामायनी केवल छायावाद का ही नहीं बल्कि पूरे आधुनिक युग का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है और बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है। इसलिए अगर जयशंकर प्रसाद हैं तो कामायनी है, प्रेमचंद हैं गोदान है। तो इस तरह ये एक ऐसी रचना है कि रचना के माध्यम से कवि जो है वो जाना जाता है। रामशंकर जी, एक बात कहना चाहूँगे, आपने प्रेमचंद का उल्लेख किया है तो बार बार कहने का मन करता है कि प्रसाद और प्रेमचंद दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही जगह दोनों की मृत्यु होती है, एक ही जगह साहित्य साधना करते हैं, लेकिन दोनों के साहित्य साधना में बहुत अंतर है। कारण उसका यह है कि परिस्थितियाँ जो हैं वो कवि का निर्माण करती हैं। उनका घर का पारिवारिक माहौल, उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो भी कवि को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। प्रेमचंद उस समय में पैदा हुए और कि देश जो है वो किसानों के बीच में रहे और किसानों मजदूरों की समस्याओं को देखते रहे, जूझते रहे, और खुद भी वो गरीबी में जन्म उन्होंने लिया और गरीबी में ही वो मर गए।
तो वो 2 जून की रोटी जुटाने में ही वो सारा जीवन यापन कर लेते हैं, जबकि प्रसाद की स्थिति उनसे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं और इसलिए उनके सामने मजदूर और किसान ये नहीं है, इनके सामने मधुलिका है, इनके सामने अरुण है, इनके सामने ध्रुव स्वामिनी है, इनके सामने चंद्रगुप्त है। तो बड़े पात्र इनके पास हैं और प्रेमचंद के पास छोटे पात्र हैं। सामाजिकता जो है, समाज से जो सरोकार इनका है वो प्रसाद का अलग तरीके से है। प्रसाद प्रेम कर सकते हैं, प्रेमचंद प्रेम नहीं कर पाते, वो समस्याओं से जूझते रहते हैं और आंसू उस प्रेम में असफल होने का ही विरह काव्य है। ये प्रेमचंद की एक वाक्य आपने कहा तो वो जो है कि वो इसलिए शायद वो बहुत प्रचलित वाक्य है उनका कि छायावाद की कविताओं के लिए उन्होंने कहा था कि पक्षी आसमान में चाहे जितना ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसको दाना जो है वो ज़मीन पर ही मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद देखिए उनकी रचनाओं पर अगर, और कामायनी तो उनकी प्रसिद्ध रचना है, इसके अलावा उनके और काव्य संग्रह जो हैं चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आंसू जो है इनमें उनका बहुत प्रसिद्ध विरह काव्य है, मैं समझता हूँ बहुत ही लोकप्रिय है। उसमें से कुछ पंक्तियाँ अगर हम डालें, देखें कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। आपने जिस प्रेम की बात की कि कोई कवि के जीवन में, और आपने कहा कि व्यक्तिगत जीवन जो में है वही कवि की रचना करता है, तो ये रचना जो है उनके व्यक्तिगत जीवन में भी किस प्रकार 2-2 बार वो निष्फल प्रेम में होते हैं और कोई उनके जीवन में आता है और फिर चला जाता है, और उसी के चले जाने का जो दुख है, वेदना है, विरह है, वही इस आंसू में आंसू बनकर। और एक चीज़ और कि दुख, वेदना और करुणा, जब कवि का व्यक्तिगत दुख होता है तो वो दुख होता है, और जब वो दुख किसी दूसरे का भी दुख बन जाए तो वेदना कहा